अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 57, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। एडवांस का लेक्चर ये 5 है, जिसके अंदर हम एक्चुअल ऊप पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में बड़ी मशहूर है, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस और भी ढेर सारे लैंग्वेजेस हैं। सब में ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू से ही था, पर जावास्क्रिप्ट पे ऊप्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं शुरू से। वो ऐड किया गया 2015 के बाद। तो आज उसको डिस्कस करने, आज पूरी क्लास उसी पे ही है। उससे पहले मैं असाइनमेंट का आप लोगों से पूछ लूं कि लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दी थी मैंने, हनीफ ने बनाई है और सिर्फ हमजा ने बनाई है। हनीफ, आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपने उसमें कुछ अपनी एडिशन भी की हुई है, लाइक आपने उसमें टाइपिंग इफेक्ट भी डाला हुआ है। आई एम अ डेवलपर ऐसा कुछ, मैं एक मिनट इसको ओपन कर लूं। लेट मी ओपन इट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना। ये स्क्रीन आ रही है सामने? हेलो, क्या ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के सामने? जी सर, आ रही अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये टाइपिंग इफेक्ट ये आपने कैसे डाला? खुद से डाला था या हेल्प ली किसी चीज? है। सर चैट जीपीटी की हेल्प ली थोड़ी। ठीक है, समझ में आया काम कैसे कर रहा है? जी जी सर, समझ आया। हमें समझ में आना थोड़ा चाहिए, बहुत। भले हेल्प लो। और ये जो ये ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, ये भी चैट जीपीटी से पूछा है? सर ये एक और वेबसाइट थी, किसी का पोर्टफोलियो बना हुआ था, उससे भी देखा और चैट जीपीटी से भी थोड़ी हेल्प ली थी। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब वो भी डाल देते हैं ना, टॉप टू, इस पे या बटन, ये क्लिक टू स्क्रॉल टू टॉप, वो भी डाल देते तो अच्छा होता। चलो, सर डाल वो भी दीजिएगा। डाला है। वो नहीं, शो नहीं कर रहा। अच्छा, वो देखो ना, यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसे नहीं होना, जैसे ही मैं इसको नीचे करूँ, थोड़ा सा नीचे करूँ, वो शो हो जाना चाहिए यहाँ पर। आपने सबसे एंड पे रखा हुआ है ना, वैसा नहीं होना चाहिए ना। ये यूजर के साथ चलना चाहिए, एक जगह फिक्स हो जाए यहाँ पर। ठीक है जी। कब कब आना चाहिए? जैसे ही मैं इसको नीचे करूँ, जैसे ही नीचे करूँ, वो मुझे शो होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अपने इसमें डाली भी थी। यार, इसका लिंक मैं भूल गया हूँ, कहता नहीं क्या था। चलो छोड़ो। जैसे ही नीचे करता हूँ ना उसको, मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ, वो एरो आ जाता है यहाँ पर। वो अपेयर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो और अब ये जैसे नीचे जाता जाता हूँ, वो मेरे साथ एक ही जगह पे स्टिक रहता है। तो वैसा वैसा कीजिएगा, आपने बिल्कुल नीचे लगाया हुआ है, ये एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो। आपके साथ मूव भी करे वो। ठीक है, और बड़ा ही जबरदस्त है। और जो असाइनमेंट दी थी, वो भी आपने बड़ी जबरदस्त बनाई है। हाँ, यही चीज मैं चाह रहा था। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। खजरा, आपकी असाइनमेंट मुझे नहीं मिली। ठीक है, मेरी असाइनमेंट है ना, अभी बनी नहीं है, मैं बना रही हूँ। जल्दी बनाए, वरना असाइनमेंट का बोझ आप पे पड़ जाएगा। एक असाइनमेंट, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर 10। ऐसे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? व्हाट वी हैव लर्नड इन लास्ट क्लास? क्या क्या पढ़ा था? सर प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा था। प्रोटोटाइप क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोटाइप? सर प्रोटोटाइप क्योंकि जो हम आज हम यूज। क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो बिहाइंड द सीन प्रोटोटाइप ही है। तो अगर आपको प्रोटोटाइप ही पता नहीं होगा, तो जो क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, वो आपको इंटरनली समझ में नहीं आएगा कि इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। वो इंटरनली प्रोटोटाइप ही चल रहा है सारा। जी बताए हनीफ। सर प्रोटोटाइप में हम ऐसा करते हैं कि जब हमें कोई मेथड यूज़ करना होता है तो हम उसको प्रोटोटाइप में रख देते हैं, फिर हम कभी भी आगे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, पर प्रोटोटाइप है क्या? क्या सहूलत प्रोवाइड कर रहा है मुझे?
सर जो आपने बताया कि पेरेंट चाइल्ड का वो हायरार्की कहते हैं क्या उसको? हम्म। सर उसके पेरेंट को एक हम मेथड दे देते हैं, फिर उसका जितने भी चाइल्ड हैं हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। ये विजिबल है VS कोड? जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास ये है जिसके अंदर हम ओप्स को पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये फर्स्ट C++ लैंग्वेज में, ठीक है, फिर इसको जावा में लाया गया, फिर इसको पाइथन में लाया गया, फिर PHP में लाया गया, जावास्क्रिप्ट में बहुत आगे जाके ऐड हुई है। जावास्क्रिप्ट शुरू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, मतलब वो लैंग्वेज नहीं थी, ये बेस्ट लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोटोटाइपल बेस्ट लैंग्वेज है, मतलब जिसमें प्रोटोटाइप के थ्रू इनहेरिटेंस हो रही होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हम डायरेक्टली बनाते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू, और अगर आपको जावा क्लास बनानी पड़ती है फिर जाके उसको ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट पे क्या सहूलत है कि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के तरीके से, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया बस, ठीक है। यहाँ तो एक फंक्शन, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, न्यू के कीवर्ड से आप उस फंक्शन से ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ तो फैक्ट्री फंक्शन से ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो ये वाला जो तरीका है ना, ओप्स वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला तरीका, ये बहुत आगे जाके ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था जावास्क्रिप्ट में। प्रोटोटाइप बेसिकली है क्या? प्रोटोटाइप कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं गया यहाँ पर कंसोल में जाऊंगा, इसको खाली करूंगा, मैं इसको यहाँ मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। लेट ओबीजे, ओबीजे को, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा। आप देख रहे हो इसके अंदर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं। पर अगर मैं इसके प्रोटोटाइप में जाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, बहुत सारे मेथड्स पड़े हुए हैं। ये कहाँ से आए? मैं चाहूँ तो इनका यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये जितने भी मेथड्स हैं इनका यूज कर सकता हूँ, लाइक ओबीजे डॉट, ये देख रहे हो सारे आ गए मेरे पास, एज ऑन प्रॉपर्टी ये मेथड है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। पर आप देखो इसके अपने ऑब्जेक्ट में वो चीज नहीं है, तो ये कहाँ से ला रहा है? अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से ला रहा है। जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है? ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम से ये है, जो कि सबका, ये आप समझे कि ये सारी चीजें यहाँ से इनहेरिट होती है, चाहे वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बोलियन हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं बोलियन भी बनाऊं ना, सर स्क्रीन अगर आपके मैं एक यहाँ ही पर जगह पर है। खिजरा, आपके पास भी यही मसला आ रहा है? अब आ गई। मेरे ख्याल से आपके इंटरनेट का इशू होगा ये। हाँ, ये सबके पास ये मसला आ रहा है। अभी अभी तो नहीं अटक रही, मुझे बताओ। नो सर, अभी आ रही। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग बनाई, और इस स्ट्रिंग को मैं अगर ओपन करूंगा तो ये देखो, सॉरी, मैंने गलती से ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट str, और ये खाली स्ट्रिंग बना रहा हूँ। और जब मैं str लिखूंगा तो ये मुझे ऑब्जेक्ट के तरीके से बनानी पड़ेगी, ये ऐसे मुझे इसको नहीं खोलने दे रहा। लेट str, और न्यू के कीवर्ड से स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर बोल, ये कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग का, यहाँ पर उस स्ट्रिंग को लिखूंगा। अब जाके स्ट्रिंग को खोलूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगी, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में क्या है? अपनी कुछ कैरेक्टर्स है, और एक प्रॉपर्टी है लेंथ की। इसके अलावा आप देखोगे इसके अंदर एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रिंग कहाँ से बनी? ये बनी इस स्ट्रिंग से। तो जितने भी मेथड्स होंगे मैं इस str वेरिएबल के साथ यूज कर सकता हूँ, जितने भी आप देख रहे हो, स्प्लिट, स्मॉल, स्लाइस, जो भी है, मैं str के साथ यूज कर सकता हूँ। पर आप देखोगे कि स्ट्रिंग का भी एक प्रोटोटाइप है, मतलब इस प्रोटोटाइप का भी एक प्रोटोटाइप है, वो प्रोटोटाइप के वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो सारे जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारे यही से ही वैल्यूज को लेते हैं, इनहेरिट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर बोलियन भी बनाऊंगा तो बोलियन भी आपको इसे दिखेगा, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा भाई, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम नाम की क्या बला है? प्रोग्रामिंग पैराडाइम नाम
कि ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं? कभी वर्ड सुना है प्रोग्रामिंग पैराडाइम? हनीफ, खिजरा, प्रोग्रामिंग पैराडाइम का क्या मतलब है? और सर पहली बार सुना। प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल। ठीक है, स्टाइल कहते हैं पैराडाइम को। मतलब किस तरीके को यूज कर रहे हो, किस स्टाइल को यूज करते हो प्रोग्रामिंग लिखने को। क्योंकि ओप्स क्या है? एक पैराडाइम है। ओप्स क्या है? एक तरीकेकार है। ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरीकेकार है। ये आपको तरीका देता है कि आपको अपना प्रोग्राम कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे कि पहले होती थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर सिर्फ प्रोसीजर मतलब फंक्शंस, पहले फंक्शंस को प्रोसीजर बोला जाता था। सी में जाओगे ना आप, सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में फंक्शंस को प्रोसीजर कहा जाता है। सी लैंग्वेज में फंक्शंस को प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, तो पहले आया था मैं अगर आपको दिखाऊं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, तो एक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास कि कौन कौन से पैराडाइम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है, उसके बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, और लास्ट में फिर देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ जिक्र किया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरे ख्याल से सबसे बाद में आई थी। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज अ रिलेटिवली हाई लेवल वे टू स्ट्रक्चर एंड conceptualize conceptualize the implementation of a computer program. A programming language can be classified as supporting one or more paradigms. मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम को बनाते कैसे हो, लिखने का क्या तरीका यूज करते हो, उसी को ही प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम मतलब लिखने का तरीका यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आया था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस बनते थे। ठीक है, उन सारे फंक्शन से सारा काम होता था, मतलब फंक्शन के थ्रू सारा काम हो रहा है। फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग आई, जिसमें प्योर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया। प्योर फंक्शंस हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आई भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, a programming paradigm is a style of or way of programming providing guidelines and principle for designing code। मतलब आपको गाइड करता है आपको कोड लिखना कैसे है, ताकि आपका कोड स्पेगेटी कोड ना बन जाए। स्पेगेटी कोड का नाम सुना है कभी? स्पेगेटी कोड, हाँ भाई। नो सर। स्पेगेटी कैसी होती है? बिल्कुल मुंझी भी होती है, बिल्कुल जकड़ी भी होती है। मतलब जैसे नहीं, जकड़ा हुआ धागा होता है, उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। जब जकड़ी हुई तारे होती है बहुत ज्यादा, उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपका कोड स्पेगेटी कोड होगा ना, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। उसको डीबग करना, अगर आपने कहीं पे बग छोड़ दिया, तो उसको डीबग करने में ही आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आपको एक तरीकेकार बताते हैं आपको प्रोग्राम लिखना कैसे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बड़ा सक्सेसफुल तरीका था प्रोग्रामिंग को लिखने का, क्योंकि वहां सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में होती थी, सारी चीजें एक वे में होती थी, सारी चीजें का एक स्ट्रक्चर बना होता था, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम इतना बड़ा सुनते हो। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम इंक्लूडिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर फंक्शंस बनते थे, सारे फंक्शन के थ्रू सारा काम होता था। मतलब जिसके अंदर सारे फंक्शंस बन रहे होते थे और कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी हम सारा काम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। अभी जो आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो ना, वो भी आप समझो ओप का पार्ट ही है, पर ओप के तरीकों को यूज नहीं करता। मतलब क्लास बनाओ फिर ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट वही है। ये ओप वाला ऑब्जेक्ट ही आप यूज कर रहे हो। चाहे मैं ये वाला ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, ये वाला भी एक, आप समझो कि ओप वाला ऑब्जेक्ट ही है। पर ओप का अपना तरीका, अपना स्टाइल है। जैसे कि वो बोलते हैं भाई क्लास बनाओ, ठीक है, क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज और अपने मेथड्स डालो। मैं समझाऊंगा आगे आपको। ठीक है, तो ये प्रोसीजर की एग्जांपल है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एग्जांपल, एक फंक्शन बनाया हुआ है, वो फंक्शन सारे आपके काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ओप्स की तरफ आते हैं। ओप की फुल फॉर्म क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख के सारा काम इसमें होता है, सारा काम इस पे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये कहा जाता है कि आप सारा काम ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू करो। एक क्लास बनेगी, क्लास का एक टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। ओप इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखा कि ऑब्जेक्ट पे बेस पे ये सारा काम होता है, विच कैन कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स। मतलब प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है ये, देख रहे हो, ये हम पढ़ भी चुके हैं सारी चीजें
ये जो ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ ना यहाँ पर, लेट ओबीजे, ठीक है, तो ये भी ओप्स का ही आप समझे तरीका है, एक तरीकेकार है। पर ओप में थोड़ा डिफरेंट क्या है कि उसके अंदर क्लास बनती है, उसके अंदर क्या है, क्लास बनती है, उसके अंदर क्लास बनती है, ठीक है, उसके अंदर सारा काम हो रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्लास बनती है, उसके अंदर सारा काम हो रहा होता है। हम डायरेक्टली लिटरल के थ्रू काम कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब मेथड्स, प्रोसीजर देखो क्या लिखा हुआ, मेथड और फंक्शन, इट अलाउस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कि ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, मुझे बताओ तो आगे बढ़ो मैं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, मुझे कौन डिफाइन करेगा, खिजरा, हनीफ, आप दोनों में से। व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम? सर प्रोग्राम पैराडाइम कोड को लिखने का तरीका है बस। थोड़ा जोर से बोले। सर मैंने कहा प्रोग्रामिंग पैराडाइम कोड को लिखने का तरीका है। कोड को स्ट्रक्चर या स्टाइल या लिखने का एक तरीका है, बिल्कुल जबरदस्त। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? सर ऊप से इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ऑब्जेक्ट को देखकर उसके हिसाब से कोडिंग करना। मतलब जिसमें सारा काम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होता है। अभी तक आप जो भी काम करते आ रहे हो ना जावास्क्रिप्ट में, वो सारा ओप का ही तरीके कार है। पर इस वाली ओप में और जो हम अभी तक करते हैं इसमें फर्क क्या है कि इसमें, इसके अंदर हम क्लास का यूज करते हैं बस, और कुछ इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंस कीवर्ड। मतलब यहाँ पर ओप्स का एक पूरा मेथड, एक तरीके कार है। हम डायरेक्टली इसमें ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू। हालांकि वो ऑब्जेक्ट होता वैसा ही है जो अब ऑब्जेक्ट पहले बनाते आ रहे हो, वैसा ही होता है। पर उसको बनाने का तरीकेकार उन्होंने अलग दे दिया है ओप्स के अंदर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो दूसरी लैंग्वेज से लोग आ रहे थे ना, जैसे कि, एक मिनट मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए, मैं चार्ज पे लगा दूं। हाँ, नाउ इट इज गुड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं, पर ये प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब जब मैं जावास्क्रिप्ट में आया था नया नया, मैं आया था जावा और सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आया था जावा और सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से। मेरे को नया नया शौक चढ़ा था वेब डेवलपमेंट का, कि वेब डेवलपमेंट करनी है ये वो। पहले मैं सॉफ्टवेयर बनाता था, लाइक जावा के अंदर आपको पता है कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हो आप। उसके अंदर जो है सर्वर्स भी बनते हैं, पर मेरा मेन फोकस सॉफ्टवेयर की तरफ था। देख, जो आप पीसी पे सॉफ्टवेयर यूज करते हो जावा के अंदर, वो ज्यादा अच्छे से बनते हैं, ठीक है। तो जब मैं शिफ्ट किया मैंने जावास्क्रिप्ट की तरफ, तो यार मैं तो देख के हैरान रह गया कि भाई यार यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन कैसे रहे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन कैसे रहे। बस हमने क्या किया, लेट ओबीजे इज इक्वल टू, ये क्या ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने बोला ये क्या चीज है यार, ये क्या तरीकेकार है। मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी इसको समझने में, क्योंकि मैं आया था क्लास और ऑब्जेक्ट के, मैं ये तरीकेकार से आया था, ठीक है, मैं ये वाले तरीकेकार से आया था, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सिंटेक्स भूल गया हूँ क्लास उसका। हाँ ये, ठीक है, मैं थोड़ा सिंटेक्स का भूल गया हूँ क्योंकि मैं इतना यूज नहीं करता क्लास को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ बनता है क्लास का सिंटेक्स, वो देखना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया देखा नहीं। पर मैं ये इस तरीके से आया था, और हम इसको ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम ये करते थे, लेट माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हम सारा काम कर रहे होते थे, ठीक है। मैं आया था इस बैकग्राउंड से, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये, मैं ये वाला तरीका देख के बड़ा हैरान हो गया था, यार ये क्या तरीका है ऑब्जेक्ट को बनाने का, डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट बना रहे लिटरल के थ्रू। तो ये बड़ी मेरे लिए शॉकिंग बात थी, क्योंकि मैं समझता था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है, और जावास्क्रिप्ट में ये बहुत बाद में ऐड हुई थी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जावा के अंदर, जावा
कोड, जावा का कोड दिखता कैसा है, ताकि आपसे थोड़ा रिलेट कर पाओ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर मुझे कोई और एग्जांपल लेनी पड़ेगी। ये रहा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक मेन नाम की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, ये पब्लिक क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ये जावा लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल बन रहा है एक्स। उसके बाद आप देख रहे हो कि उस क्लास को यहाँ पर न्यू कीवर्ड के थ्रू इनिशिएट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारा काम होता था सी प्लस प्लस के अंदर भी और जावा के अंदर भी। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी यार इसको कंजर्व करना, यार कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है कि व्हाट डज इट मीन बाय टर्म सिंथेटिक शुगर। यह बड़ा सुनोगे कि ये एक सिंथेटिक शुगर है। ठीक है, जैसे कि आगे जाके हम प्रोमिसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोमिसेस में यहाँ पर एसिंक अवेट का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो एसिंक अवेट जो है वो, जो प्रोमिसेस हम बनाते हैं ना, न्यू प्रोमिस करके, रिजेक्ट रिजोल्व, उसका सिंथेटिक शुगर है। अब सिंथेटिक शुगर है क्या, मुझे पता है आपको अभी तक कुछ भी कख भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सिंथेटिक शुगर refers to the syntax within a programming language that is designed to make things easier to read or to express. It doesn't add any new functionality but provides a more convenient way of writing code. भाई इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई सिंथेटिक शुगर, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेट माय फंक्शन के नाम से। अगर मुझे नॉर्मल फंक्शन बनाता तो मैं किसे बनाता था, मैं इसे बनाता था। ठीक है, अब एरो फंक्शन ने क्या कर दिया भाई, उसी चीज को बड़ा आसान कर दिया कि आपको फंक्शन का कीवर्ड भी नहीं लगाना, आपको यहाँ पर एरो लगा देना है। बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन का आसान तरीका आपको दे दिया है। बात समझ में आ रही है? सिंथेटिक शुगर की बात बता रहा हूँ कि सिंथेटिक शुगर का मतलब क्या है, या बड़ा सुनोगे कि ये एक सिंथेटिक शुगर है। इसके ऊपर ये कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहा, ये एरो फंक्शन इसके ऊपर कोई भी नई फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं, ये बिहाइंड द सीन ये यही तरीका यूज हो रहा है। एक एनोनिमस फंक्शन बन रहा है, ठीक है, वो स्टोर हो रहा है किसी वेरिएबल में। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? सिंथेटिक शुगर थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर। मुझे थोड़ा समझाओ सिंथेटिक शुगर का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय सिंथेटिक शुगर। आपको आपको समझ में आ गया तो? सर सर सिंथेटिक शुगर मतलब कोई भी कोड हो उसको मतलब ऐसे लिखना कि बेहतर से बेहतर तरीके से लिखना। मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज को बड़ा आसान कर दिया है। उस आसानी के चक्कर में इन्होंने कोई नई चीज ऐड नहीं की है, बस उस कॉम्प्लेक्स दिखने वाले कोड को उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया है। इसको कहते हैं सिंथेटिक शुगर, कि ये फंक्शन लिखने का तरीका ये है। पर एरो फंक्शन ने क्या किया कि भाई अगर आपके पास एक ही पैरामीटर तो आप ये भी हटा दो। ठीक है, अगर आपके पास एक ही लाइन है तो रिटर्न कर रहे हो कुछ, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और बिहाइंड द सीन ये ऐसे ही काम करता है। बिहाइंड द सीन ये फंक्शन ये कन्वर्ट होगा इस सिंटेक्स में। बिहाइंड द सीन ये सिंटेक्स कन्वर्ट होगा इस सिंटेक्स में। बिहाइंड द सीन क्या होगा, ये वाला जो सिंटेक्स है फंक्शन लिखने का, होगा इस सिंटेक्स में। बिहाइंड द सीन की बात बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट खुद करती है। जावास्क्रिप्ट में एक बेबल नाम का कंपाइलर आता है, वो सारी चीजें करता है। क्योंकि ये है ES6 का तरीका, और ES6 हमारे ब्राउजर को समझ में नहीं आती। हमारा ब्राउजर अभी भी ES5 को समझता है, तो हमें बेबल की नीड होती है ताकि हमारा ये कोड ES5 के कोड के तरीके में कन्वर्ट हो सके। तो ये कोड सेम कोड कन्वर्ट होगा इसमें ES5 के तरीके कार में। मुझे बताओ समझ में आ रही है? सिंथेटिक शुगर क्लियर हुआ? जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
माइक बंद था, मैंने अभी नोट जी किया। सर, मैं आ कहाँ रही है। पर था, मैंने कहाँ पर छोड़ा था इसको? सर सर सिंथेटिक शुगर पर। हाँ, सिंथेटिक शुगर समझ में आ गया आपको? जी जी सर। ठीक है। अब जो ये क्लास और ऑब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, ये जो ओप्स हम एक्चुअल ओप पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली कोई नई चीज ऐड नहीं कर रही है। वो सिंथेटिक शुगर है, प्रोटोटाइप पे। मतलब प्रोटोटाइप से जो हम काम कर रहे हैं ना, उसी को आसान करने के लिए ही इन्होंने हमें क्लास और ऑब्जेक्ट दिया है। अब प्रोटोटाइप में मुझे काम करना होता था, मैं पता है कैसे करता था? आपको पता है, सबसे पहले भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है हरीफ? व्हाट डज इट मीन बाय कंस्ट्रक्टर फंक्शन? सर कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें एक ब्लूप्रिंट बना के देता है। क्या देता है? ब्लूप्रिंट सर। ब्लूप्रिंट बना देता है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? सर मतलब एक मेथड बना के देता है, उसको हम बाद में कितने भी ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। ब्लूप्रिंट को हम जी टेम्पलेट भी सर। कहते हैं। ब्लूप्रिंट को हम टेम्पलेट भी कहते हैं, मतलब उसी चीज को देख के हम ऑब्जेक्ट को उस कंस्ट्रक्टर से बनाते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्टर के अंदर होंगी, जो भी मेथड्स उस कंस्ट्रक्टर के अंदर होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है। तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, तो आपको कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर आपको पता है पैरामीटर ले, नेम और एज, दो पैरामीटर ले लेता हूँ। और आपको पता है इसके अंदर दिस का कीवर्ड यूज करना लाजमी है। नहीं यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस डॉट नेम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट माय ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। न्यू का कीवर्ड लगता है, और न्यू के कीवर्ड में हम सबसे पहले ये वाला पैरामीटर पास करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ पर्सन। ये एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर है, जो कि पर्सन बनाता है, या ह्यूमन ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है, पहला आर्गुमेंट हो गया। दूसरा आर्गुमेंट एज है, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। अब क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी भी होगी और एज की प्रॉपर्टी भी होगी। देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग माय ओबीजे, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है। इसके अंदर देखो वही नेम और एज जो भी हमने इस टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ था, यहाँ इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। जो भी हमने यहाँ ब्लूप्रिंट में बताया, वो सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। कहाँ गया? ये देखो। और उसके नीचे भी देखो एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट चाहे तो इस प्रोटोटाइप से कोई भी चीज को यूज कर सकता है। और इस प्रोटोटाइप के अंदर देखो एक और प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप किसका है? ये प्रोटोटाइप भाई इस पर्सन का है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इस पर्सन से बन रहा है। और ये पर्सन खुद एक प्रोटोटाइप को यूज करता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो। मैंने क्या बताया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप हर ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होता है। कितने जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं, उनके साथ लास्ट वाला ऑब्जेक्ट यही होता है। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको मैं देता हूँ माई ऑब्जेक्ट 2, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, लीफ। ठीक हो गया, तो ये कंसोल कर रहा हूँ इसको, एक मिनट। माई ऑब्जेक्ट 2, तो यहाँ देख सकते हो, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुके हैं, सेम प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, सेम नेम सेम प्रॉपर्टी, बस उसकी वैल्यूज को चेंज किया है मैंने। ठीक है, तो ये फायदा होता है टेम्पलेट का, कि हमें इसको रीयूज कर पा रहे हैं। हम मैं कितने भी ऑब्जेक्ट इस टेम्पलेट को देख के बना सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे इस पर्सन को ऑब्जेक्ट को कोई मेथड देना हो तो कैसे दूंगा हनीफ? मुझे इस पर्सन कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट सॉरी कोई मेथड देना है तो कैसे दूंगा? फिर उसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। आप ऐसे कर रहे हो, दिस डॉट माय फन
यहाँ मैं कर देता हूँ माई फनी बोल देते हैं इसमें, ठीक है। और एक फंक्शन बना लेते हैं रिटर्न, यहाँ इसको कंसोल ही करा देते हैं, डॉट लॉग दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज, मतलब इसी ऑब्जेक्ट की जो भी इसको कॉल कर रहा है उसकी नेम और एज लेके आओ। चलो इसको चला के देखते हैं। पर यहाँ पर एक मसला हो रहा है, वो मसला क्या हो रहा है मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर एक इशू है, वो इशू क्या है? सर इसमें आपको बार बार मेथड लिखना पड़ेगा। बार बार मेथड ही लिखना पड़ेगा, ये मेथड खामा खवा हर ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, हालांकि ये कॉमन मेथड है, ये कॉमन मेथड है। ये क्या है कॉमन, ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, देखो इनका अलग ऑब्जेक्ट में मतलब अलग से लिखना लाजमी है, पर ये तो एक कॉमन मेथड है ना यार, इसके अंदर हो क्या रहा है? अरे सॉरी, वीएस कोड बंद हो गया, वीएस कोड गलती से मुझसे बंद हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये नाम, जहाँ एज भी चेंज हो रही है पर फंक्शन सेम है। ये वीएस कोड खुल जाए तो फंक्शन को हम रखते हैं प्रोटोटाइप के अंदर, इस पर्सन के प्रोटोटाइप के अंदर हम रखेंगे, ये वाला जो है ना पर्सन प्रोटोटाइप, इसके अंदर हम इस फंक्शन को रखेंगे ताकि ये शेयरेबल हो जाए। बात समझ में आ रही है? ताकि ये ऑब्जेक्ट भी इसको ले सके, क्योंकि आपको पता है प्रोटोटाइप से जो भी चीजें आती है वो शेयरेबल होती है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसको जब जरूरत होगी तब इसको यूज करेगा, ये मेमोरी में तभी आएगा जब इसको जरूरत होगी। जब मैं इसको कॉल, अभी ये खामखा मेमोरी के अंदर आ रहा है, ये खामखा हमारी मेमोरी को वेस्ट कर रहा है, ठीक है। पर जब इसको हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर रख देंगे, मतलब इसके प्रोटोटाइप में रख देंगे, तो जब इसको कॉल करेंगे तब भी वो मेमोरी के अंदर उठ के आएगा। ये बिहाइंड द सीन की बातें होती है। आपके कोड को ऑप्टिमाइज आपको करना है तो आपको कोड ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो भी शेयरेबल चीजें वो उसके प्रोटोटाइप में डाल दो। एक मिनट ये खुल जाए, बात समझ में आ रही है खिजरा हनीफ आप दोनों को? ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ प्रोटोटाइप की। जब तक ये वीएस कोड खुल रहा है मुझे बताएं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा मुझे बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है मुझे बताएं जब तक ईवीएस कोड खुल जाए। सर ये अपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें मेथड दिया है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ ये जो मेथड आपने बनाया है वो जुड़ कर आएगा। इस प्रॉब्लम से बचने हाँ, के और लिए इसकी हमने कॉपी हर हर ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, जी सर, इसको हम क्या जो कि करेंगे क्या कि है, जो जो कि हमारी मेमोरी का वेस्टेज है। जी सर, मेमोरी अगर ज्यादा खर्च होगी तो जो भी यूजर को यूज कर रहा है उसके सिस्टम में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर उसके पास लो सिस्टम होगा तो क्या होगा कि उसका ब्राउजर हैंग हो जाएगा। अगर इतने सारे फंक्शन आप उसके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर रख दोगे तो होगा क्या, उसका ब्राउजर हैंग हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी मैंने बताया था। अब इस फंक्शन को मैं कैसे शेयरेबल बनाऊं, मुझे क्या करना पड़ेगा हनीफ? सर इसको प्रोटोटाइप में रख लें, पर्सन के प्रोटोटाइप में। मुझे बताए कैसे ऐड करना है प्रोटोटाइप पे। सर उसका सिंटैक्स थोड़ा बोल दिया मुझे। इजी है, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा फिर डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप डॉट फिर उस फंक्शन का नाम दे दो। यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप देखोगे कि यहाँ से वो फंक्शन आप मेमोरी से मतलब ये हर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आ रहा है, पर ये इसको यूज, ठीक है। अगर आप इसके पास भी जाओगे तो इसके पास भी आपको ये माय फन का फंक्शन मिलेगा। अब ये जब यूज करेंगे तब मेमोरी के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जब इसको यूज करूंगा लाइक में माय
ओबीजे डॉट माय फन करूंगा तब जाके ये मेमोरी के अंदर आएगा, वरना ये मेमोरी के अंदर नहीं आने वाला। ये देखो जीत कुमार 28, ठीक है, ये तब मेमोरी में आया जब मैंने इसको यूज किया, वरना वो पड़ा हुआ था प्रोटोटाइप पे। उसी तरीके से ये देखो इसके अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, पर ये सारे मेमोरी के अंदर नहीं आ रहे हैं। जब आप इनको कॉल करोगे तब ये मेमोरी पे आएंगे और मेमोरी यूटिलाइज करेंगे हमारे सीपीयू की। इसलिए कहा जाता है कि उसको ऐड कर दो प्रोटोटाइप पे। भाई बिहाइंड द सीन जो मैं आपको क्लास समझा, अब मैं आपको क्लास बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए करता हूँ बंद। अब सिंथेटिक शुगर क्या है आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि सिंथेटिक शुगर में किस चीज को कह रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्लास की तरफ। यार मैं क्लास का सिंटेक्स भूल चुका हूँ, 1 मिनट। यार क्लास का सिंटेक्स क्या था, मैंने काफी टाइम से यूज ही नहीं किया। तो भाई क्लास का सिंटेक्स कुछ ऐसे है, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। चलो बना ही लेते हैं यार क्लास। पहले क्लास का ये कीवर्ड लगेगा। आपको इसके लिए कोई भी ये नहीं बनाना है, लेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली क्लास आएगी, ठीक है। फिर उस क्लास का नाम, उस क्लास का नाम हमने क्या रखा था, पर्सन रखा था ना अपने उसका कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो वही नाम रखना है जो अपने कंस्ट्रक्टर का नाम रखा है, ठीक है। मैंने रखा है पर्सन, और उसके आगे हम कर्ली ब्रेसेस दे देंगे बस, ठीक है। अब वो फंक्शन जो हम अलग से बना रहे थे ना, उसका नाम हम रख देंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है भाई, यहां से उठाओ इस चीज को, यहां से कॉपी करो, यहां पर पेस्ट करो एडमिट के लिए। अब इसमें चेंजिंग क्या करनी वो बताता हूँ। इसके अंदर आपको चेंजिंग ये करनी है कि आपको यहाँ पर ये हटा के यहाँ लिखना है कंस्ट्रक्टर, बस इतना सा। अब आप वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो बना रहे थे अलग से ऊपर, आपने क्या किया, डायरेक्टली इसका कीवर्ड लिख दिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखना लाजमी है। ये यही काम कर रहा है, यही वाला, ये क्या कर रहा है, यही वाला काम कर रहा है, इसी कंस्ट्रक्टर वाला काम कर रहा है, ठीक है। और उसके अंदर एक फंक्शन हमने ऐड किया था माय फन के नाम से, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो, माय फन। और हमने क्या किया था, उसके अंदर कंसोल किया था दिस डॉट नेम और दिस डॉट एच, ठीक है। ये आपकी क्लास हो चुकी है तैयार, ये आपकी क्लास है, ठीक है। अब इससे बनते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, लेट माय ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पर्सन करेंगे, जैसे ऊपर किया था। इस कंस्ट्रक्टर का नाम, इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है भाई, ये क्लास वाला नाम ही इस कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। और यहां पर मैं पास कर दूंगा जीत कुमार, जीत कुमार, और ये 28। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूँ इसको, माए ओबीजे, तो आप देखोगे, ये देखो सेम आउटपुट, सेम आउटपुट, कोई भी फर्क नहीं आउटपुट में। देखो कितना अब सिंपल हो चुका है। इसीलिए क्लास को कहा जाता है भाई, ये जो ओप्स इसके अंदर यूज करते हैं ना, इसको कहा जाता है कि सिंथेटिक शुगर है, जो हम अब तक जावास्क्रिप्ट पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटोटाइप के थ्रू हम इसके फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, फिर अलग से कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। अभी हमने क्या किया कि क्लास के अंदर सारी चीजों को रख दिया, कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर बन रहा है, वो मेथड भी इसके अंदर बन रहा है, और ये मेथड शेयरेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, वो मेथड मुझे शो नहीं हो रहा है, वो मेथड मुझे कहाँ शो होगा, उसके प्रोटोटाइप में शो होगा। ये देखो ये पड़ा हुआ है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सिंथेटिक शुगर है, कि ये कोई नई चीज ऐड नहीं कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है कि ये हमारे कोड लिखने के तरीके को आसान कर रहा है। ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इसी चीज को ही आसान किया है इसने। क्या किया है, इसी चीज को ही, ये सेम चीज मैंने नीचे लिखी हुई है। इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं, इसको अगर मैं कॉपी, ये पहले यहाँ पढ़ा रहे, और मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, मुझे बताओ, ये दिख रहा है, विजिबल है। जी सर। और थोड़े छोटे हो गए, मुझे दिखाना था आपको भाई। ये और ये पूरा, ये जो पूरा है, और ये सेम ही चीज है,
पर ये देखो कितना सिंपल हो गया है। अभी मुझे इस मेथड को ऐड करने के लिए, माय फन को ऐड करने के लिए पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माय फन लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने डायरेक्टली इस क्लास के अंदर लिख दिया फंक्शन, और वो फंक्शन बिहाइंड द सीन क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी बिहाइंड द सीन। ये पूरा कोड इसमें कन्वर्ट होगा। बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, कंपाइलर जो इसका है, इसको उठाएगा, इसको कन्वर्ट करेगा इसमें। पहले ये फंक्शन बनाएगा, फिर ये सारी चीजें वो खुद से करेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सिंथेटिक शुगर है। किस पे? इस प्रोटोटाइप बेस वाले तरीके पे। देखो आउटपुट सेम है यार, अगर आउटपुट चेंज होता तो आपको फर्क दिखता। आउटपुट दोनों का सेम है। इससे में क्या पता चलता है कि ये सेम ही चीज है। ये देखो पर्सन, और ये फंक्शन जो हमने माय फन बनाया था वो ऑटोमेटिकली प्रोटोटाइप में आ चुका है। अब जितने भी ऑब्जेक्ट इससे बनाऊंगा, जितने भी उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो क्या होंगे, उसके पास उसका एक्सेस होगा, माय ओबीजे 2। ठीक है। console.log माय ओबीजे 2। ठीक है, तो आप देखो, ये देखो दोनों में वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है हनीफ, कहाँ पड़ा है फंक्शन? यहाँ प्रोटोटाइप मुझे में। फंक्शन नहीं दिखा था, उसके प्रोटोटाइप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो कंस्ट्रक्टर ये। तो सिंथेटिक शुगर अब समझ में आएगा। क्लास वाला जो तरीका है वो सिंथेटिक शुगर है, वो कोई नई चीज ऐड नहीं कर रहा। वो बस एक सिंथेटिक शुगर है पुरानी चीज पे, ताकि आप कोडिंग उससे आसान कर सको। मुझे बताओ समझ में आया? जी सर। क्लियर है? इसमें कोई मसला है या कुछ ऐसा? सर दोबारा देखेंगे फिर वही से क्लियर होगा। वैसे थोड़ा ठीक है, थोड़ा दोबारा हो गया देखिएगा। क्लियर। सिंथेटिक शुगर है और कुछ भी नहीं है। बिहाइंड द सीन वही काम चल रहा है प्रोटोटाइप वाला, जो मैंने आपको बताया ऊपर करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। उनको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हो, जिसको कहते हैं ओप्स प्रिंसिपल्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा। इसको एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें है नहीं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन में आपको दिखा दूंगा अभी कभी, इनहेरिटेंस दिखा दूंगा। ठीक है, ओप्स प्रिंसिपल या रूल्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके टोटल 4 प्रिंसिपल्स है, 4 प्रिंसिपल्स है इसके। ओप्स के कितने प्रिंसिपल है? 4। सबसे पहले है एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन। दूसरा है भाई इनहेरिटेंस। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन, और पांचवा है पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? ओप्स के प्रिंसिपल है। मतलब आप अगर इन चीजों को अप्लाई कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप ओप्स के तरीके को, आप ओप वाले तरीकों को यूज कर रहे हो। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज और मेथड्स दोनों को एक जगह पे एक सिंगल यूनिट में रख दिया, जिसको हम कहते हैं क्लास। बात समझ में आ रही है हनीफ? प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को एक साथ एक जगह पे रखना, सिंगल यूनिट बना के, दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल दवाई वाला, उससे नाम निकला हुआ है। कैप्सूल में क्या होता है कि बहुत सारी दवाई मिक्स होती है एक साथ। तो यहाँ पर मिक्सचर किसका है? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और उसके मेथड का। दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में दूसरी चीज क्या होती है, उसके अंदर आप प्राइवेसी दे सकते हो वेरिएबल्स को, कि आपका जो ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, इसको बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए। लाइक दिस मैं अगर ऐसा करना चाहूँ माई ओबीजे डॉट नेम, तो मुझे एरर आ जाए कि आप ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे इसमें? कुछ आइडिया है आपके पास? इसके अंदर अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, लेट नेम करके। तो इसको अगर यूज करूंगा तो बाहर में इसको एक्सेस नहीं कर, क्योंकि पता है आपको लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है। तो ये वाली चीज आप ऐसे अचीव कर सकते हो। पर दूसरी लैंग्वेज में पता है क्या होता है? दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर
प्राइवेट, प्राइवेट, पब्लिक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसे कीवर्ड होते हैं, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपको जावा दिखाऊं तो ये देखो, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। अभी और नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये प्राइवेट आप पब्लिक कुछ भी लगे, इस वेरिएबल के पीछे आप पब्लिक प्राइवेट लगा सकते हो, ताकि कोई भी इस एक्स वेरिएबल को, देखो अभी ये इसके बाहर एक्सेस कर पा रहा है। ये देखो, अगर मैं इसके पीछे प्राइवेट लगा दूं, अगर मैं भूला नहीं हूँ जावा को, तो अब अगर मैं प्राइवेट करूंगा तो देखो एरर दे देगा मुझे, ये मुझे एरर दे देगा यहाँ पर कि आप इस एक्स को यूज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, प्राइवेट वाला जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है इधर। पर यही तरीका होता है एनकैप्सुलेशन। क्या है कि भाई आपने उसकी प्रॉपर्टी को, मेथड्स को एक ही जगह पे लिख दिया और प्राइवेसी दे दी, तो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर हमारा वो पूरा पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है, एनकैप्सुलेशन हमारी यहाँ पर हो रही है, ये प्रिंसिपल उस पर अप्लाई हो रहा है। अनिल बात समझ में आ रही है? एनकैप्सुलेशन समझ में आया? व्हाट इज सर व्हाट थोड़ा इज थोड़ा एनकैप्सुलेशन? सर मतलब किसी भी क्लास बनाते हैं उसमें उसमें प्रॉपर्टी और मेथड को कंबाइन करके एक यूनिट में रखते कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाना। आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट ओबीजे नेम जीत, और एक फंक्शन बनाते हो माय फन। तो ये भी एनकैप्सुलेशन ही है, समझो कि प्रॉपर्टीज और मेथड को आप एक जगह पे लिख रहे हो, ये भी एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, अब वो क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को समझने से पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन समझाना चाहता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। एब्स्ट्रैक्शन सिंपल यही कहती है कि आप जो है इम्प्लीमेंटेशन लोगों को नहीं शो करो, क्या आपने चीजों को कैसे बनाया है वो लोगों को शो नहीं करो, आप सिर्फ वो चीज शो करो जो उनके काम की है। अब आप एटीएम मशीन में जाते हो, हनीफ मेरी बात गौर से सुनो, आप एटीएम मशीन जाते गए हो कभी? हैं। जी सर। तो एटीएम मशीन में आपको सिंपल सिंपल कमांड दी होती है, बटन दिए होते हैं। आपने कभी ये जानकर देखा कि यार इस बटन के पीछे क्या हो रहा है, इस बटन के दबाने के पीछे क्या हो रहा है? ये कभी सोचा है आपने? और सर आपका सरोकार किससे है? बटन दबो मेरे पैसे बाहर आ जाए, यही है ना? जी तो एटीएम भी वही कर रही है, एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रही है। वो आपको अंदर की डिटेल नहीं दोगे दिखा रही, वो आपको सिर्फ वही चीजें दिखा रही है आपको जो यूजर के काम की है। तो एब्स्ट्रैक्शन भी वही चीज है। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहती है? एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई यूजर को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मत दिखाओ, उनको बस आप कोई आसान सा तरीके का दे दो जिसको वो यूज कर सके। लाइक मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को मुझे अपर केस करना है, str.to अपर केस करते हैं, आपको पता है। पर ये टू अपर केस बना कैसे हुआ है वो मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कि भाई ये टू अपर केस आप यूज तो कर रहे हो, पर इसके पीछे की डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मुझे बात बताओ, समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जैसे सर जैसे PHP में भी ऐसा होता है कि उसका कोड आप देख नहीं सकते। क्या चीज? सर PHP में भी यही चीज होती है ना, उसका कोड हम देख नहीं सकते। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ कि जो PHP लैंग्वेज है उसमें भी अब ऐसा ही होता है बताओ। कि उसके कोड को आप देख नहीं सकते बस। नहीं नहीं, वो अलग चीज है यार, वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो टू अपर केस मेथड है, अब ये आप सिर्फ यूज कर रहे हो, पर इसके पीछे इसका क्या कोड हुआ है वो आपको नहीं पता। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन की मिसाल है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपको नहीं पता, हाइड कर दो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज द बिल्डिंग ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स, मतलब प्रॉपर्टीज एंड मेथड। मतलब बंडलिंग कर दो डेटा और मेथड्स को एक जगह पे बंडल कर दो। डेटा ऑपरेट ऑन डेटा इनटू सिंगल यूनिट क्लास। इट हाइड द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसको प्राइवेट कर देता है, पब्लिक कर देता है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द
इंसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी डिटेल को छुपा दो आप यूजर से, वो काम क्या कर रही है कैसे कर रही है वो यूजर को देखने की जरूरत ही नहीं है। उनको बस एक इजी सा इंटरफेस दे दो, मतलब कोई बटन दे दो, जैसे कि आप डीवीडी प्लेयर यूज करते हो तो वो डीवीडी प्लेयर पे बटन होते हैं प्ले पॉज स्टॉप, आप प्ले का बटन दबाते हो डीवीडी वो चलने लग जाती है, पर आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन, ये एब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ बात समझ में आई? जी सर। अब आते हैं इनहेरिटेंस पे। अब मैंने क्या बताया कि ओप्स जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो सिंथेटिक शुगर है, प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज पे है, प्रोटोटाइप बेस्ड पैराडाइम पे। तो अगर मुझे प्रोटोटाइप बेस्ड पे करना होता तो मैं कैसे करता? मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर मुझे इनहेरिटेंस करनी होती थी भाई, मैं पढ़ा भी चुका हूँ जी, मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस करनी है, पर प्रोटोटाइप वाले तरीके से कैसे करूंगा? सर ये हुई हुई है ना, आपने प्रोटोटाइप में फंक्शन रखा हुआ है। हाँ हाँ, वो तो अलग चीज है। अगर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, लेट माय ओबीजे 3, और मैं चाह रहा हूं ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका पेरेंट बन जाए ऑब्जेक्ट 3 का। ऑब्जेक्ट 3 का ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ना, ये इसका पेरेंट बन जाए। कैसे बनाऊं उसको ताकि ये ऑब्जेक्ट 3 इसकी प्रॉपर्टीज को ले सके, माय ऑब्जेक्ट की जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज में मेथड्स है वो सारी ऑब्जेक्ट 3 भी अपने अंदर इनहेरिट कर सके। तो कैसे करूंगा, याद है कुछ? सर असाइन कर देंगे इसको। हमने टेंडर प्रोटो पढ़ा था, टेंडर प्रोटो, क्या टेंडर चीज प्रोटो सर? पढ़ा था आपने? टेंडर प्रोटो ऑब्जेक्ट के साथ आता है ऐसे, जिसको टेंडर प्रोटो, ये आप ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं माय ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ। अब मैं जब भी माय ऑब्जेक्ट 3 को देखूंगा ना, कंसोल डॉट लॉग माय ऑब्जेक्ट 3 को देखूंगा तो वो किसका चाइल्ड होगा? इस माय ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होगा। ये देखो, ठीक है, इसको खोला और ये देखो, सॉरी कहाँ चल गया, ऑब्जेक्ट 371 है ना लाइन, ये रहा 71 लाइन, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। एक खाली ऑब्जेक्ट है, क्योंकि खाली ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर कुछ है नहीं, पर इसको मैंने, ये देखो, ऑब्जेक्ट 1 को इसका पेरेंट बना दिया, इसलिए देखो उसकी सारी प्रॉपर्टीज अब इसके पास आ चुकी है। अब मैं ओबीजे 3 डॉट नेम करूंगा ना, तो आप देखोगे तो क्या होगा, ये जीत कुमार शो करेगा। हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट 3 के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट 3 को चाइल्ड बना दिया इस माय ऑब्जेक्ट का, ठीक है। समझ में आया या नहीं मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई? जी सर। अब इसी चीज को आसान बनाने के लिए जो ये वाला तरीका है ना हमारा, कौन सा तरीका मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्लास वाला तरीका, वो कैसे इसको सॉल्व करता है? बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करो, नई क्लास बनाओ, क्लास मेल के नाम से बना दो, पर्सन अब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स फ्रॉम, कहाँ से एक्सटेंड करना है भाई, यहाँ से करना है। ये बन गया आपका, ये आपकी हो गई इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं सुपर, ये देना लाजमी है। ये सुपर का कीवर्ड क्या करता है, ये इस कंस्ट्रक्टर को डिनोट कर रहा है, इसके पेरेंट को। क्योंकि अगर आप इसको, ये जो है ना पर्सन, जो ये जो क्लास है, इसको भी तो प्रॉपर्टीज आप दोगे ना, आप उसको इनहेरिट तो कर रहे हो, पर इसको भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जीत कुमार 28, तो ये प्रॉपर्टीज जाके इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं मतलब देख लूँ। इनहेरिटेंस, ठीक है, तो ये वही काम कर रहा है। डॉग, अच्छा मुझे इसके कंस्ट्रक्टर में लिखना पड़ेगा, सॉरी 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 सॉरी, मुझे इसके कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट।
मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा पहले, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे सुपर को पास करना पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड के अंदर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, नेम एज वही चीजें, इसके अंदर भी वो पास कर दूंगा, नेम एज। और यहाँ पर मैं इस मतलब इस क्लास के लिए कुछ अपनी भी अलग से प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, जैसे कि एड्रेस या नेशनलिटी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि पेरेंट के अंदर नहीं है। पेरेंट को जितनी प्रॉपर्टी चाहिए थी उसको मिल चुकी है यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ इसको बिलोंग करेगी। ठीक है, अब अगर मैं इससे कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू मेल। ठीक है, और यहाँ पर जीत कुमार 28 और नेशनलिटी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूं, माई ओबीजे, ये इज नॉट डिफाइंड, कहाँ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये रहा। ठीक है, अगर इसका प्रोटोटाइप खोल के देखो तो इसका प्रोटोटाइप ये है। ठीक है, पर्सन। ठीक है, और इसकी प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो ये आपको ये रहा। ठीक है, यहाँ इनहेरिटेंस हो रही है, ये मेल जो है ये इसका चाइल्ड है पर्सन का। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस हम ऐसे करते हैं, इस नए तरीके से एक्सटेंस लगा के क्लास, फिर यहाँ पर सुपर पास करना पड़ता है। ये सुपर क्या करता है, ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसकी वैल्यूज को वो असाइन करेगा। और ये किसकी एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो हमने ऐड की है। जी हनीफ, समझ में आया? थोड़ा ये एक बार में थोड़ा। समझ में नहीं हाँ, एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है ये, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसको आप एक दो बार देखेंगे लेक्चर को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाई पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, पॉलीमार्फिज्म भाई कुछ भी नहीं है, ये आप समझे कि एक चीज के दो फॉर्म्स है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के भाई आपने एलोट्रोप्स पढ़े? एलोट्रोप क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर? फिर सुना सुना है, याद नहीं है। अब एलोट्रोप बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स वो है भाई डायमंड, ग्रेफाइट, बने दोनों कार्बन से हुए और दोनों की खसूसियात अलग है। बात समझ में आ रही है? डायमंड और ग्रेफाइट में अगर एलोट्रोप्स कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे खुद याद नहीं है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन लिखना था मुझे, कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब है कार्बन पर उसकी फिजिकल फॉर्म अलग अलग फिजिकल फॉर्म है। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं और दोनों अलग चीजें हैं, और दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि माय फन का फंक्शन अगर मैं इस माय ऑब्जेक्ट के साथ यूज करूं जो कि मेल कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है, तो वो इसको एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता? मुझे बताओ हनीफ, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है नीचे, माय ऑब्जेक्ट जो कि मेल कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है, मतलब मेल क्लास से बना हुआ है, क्या वो इसको एक्सेस कर सकता है माय फन को? हाँ भाई, सर नहीं। ओबीजे कर सकता है भाई। इनहेरिट कर रहा है ना, तो इनहेरिट से करने से क्या होगा, वो सारी चीजें जो पेरेंट के पास थी वो उसके चाइल्ड के पास आ जाएंगी। ये देखो आ गया जीत कुमार 28। बात समझ में आ रही है? ये इसको एक्सेस कर पा रहा है, पर आप उसको ओवरराइड कर सकते हो, इस फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल को चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज और दिस डॉट नेशनलिटी।
ये क्या कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया। अब ये बजाय इस फंक्शन को उठाने के इसको उठाएगा, क्योंकि अब इसके अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, अपनी क्लास के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये देखो, ये अनडिफाइंड बता रहा है, जीत कुमार 28 अनडिफाइंड, मैंने पाकिस्तानी नहीं किया था। दिस डॉट नेशनलिटी, ये क्यों नहीं चल रहा भाई? दिस डॉट नेशनलिटी क्यों नहीं आ रहा? मैंने स्पेलिंग भी गलत तो नहीं कर दी? नेशनलिटी, यार यूज तो कर रहा हूँ मैं, क्यों यूज करने दे रहा हूँ? ओ सॉरी सॉरी, इसको मुझे नीचे लगाना था। ओहो, एक मिनट, नीचे तो कर रहा हूँ, मेल क्लास में तो कर रहा हूँ मैं। आई गेस इसको भी पास करना पड़ेगा। थोड़ा मैं भूल गया हूँ, पर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यही है भाई, कि सेम नाम का फंक्शन है पर डिफरेंट काम कर रहा है। इस तरीके को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब मैं जो फंक्शन पेरेंट के अंदर लिखा हुआ था उसको कर रहा हूँ ओवरराइड। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके की होती है, एक होती है फंक्शन ओवरराइडिंग, एक होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये जो मैं कर रहा हूँ उस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ, जो पेरेंट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है ना, मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ उसको। नाम दोनों का सेम है, चाइल्ड, यहाँ लिखता हूँ पेरेंट। देखते हैं आप क्या आउटपुट देता है, कौन सा चलाता है, ये पेरेंट वाला चला रहा है या चाइल्ड वाला चला रहा है? चाइल्ड, देखो चाइल्ड चल गया। इसने पेरेंट वाले को ना चला के चाइल्ड वाला चला दिया। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इस पॉलीमॉर्फिज्म में हम इसको कौन से तरीके को यूज कर रहे हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ, और नाम दोनों का सेम है। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में आप पैरामीटर्स को डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हो यहाँ पर। देखिए, नेम, आप यहाँ पर नेम और एज कर दो। ये सेम ही फंक्शन को आपने उठाया नीचे, पर ये मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती है। नेम, एज और नेशनलिटी, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब ये और ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है अब, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर है, इसके अंदर तीन पैरामीटर है। ठीक है, मैं फंक्शन को ओवरलोड कर रहा हूँ, पर ये तरीके का जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करता। ये दूसरी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, जैसे कि जावा हो गई। जो जावा बैकग्राउंड से आया हूँ तो मैं इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फंक्शन ओवरलोडिंग, जावा। ये देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग जावा इज द फीचर दैट अलाउज मल्टीपल मेथड टू हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। मतलब नाम सेम होगा पर पैरामीटर डिफरेंट होंगे, उनके उनके जो पैरामीटर की लिस्ट है वो डिफरेंट होगी। तो एग्जांपल मिल जाए, मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको हनीफ? जी सर। ये देखो, ये जावा का प्रोग्राम है, इसके अंदर देखो, ये सम का फंक्शन, इसके अंदर दो पैरामीटर है। नीचे जो सम का फंक्शन है इसके अंदर तीन पैरामीटर्स है। और नीचे देखो, सारे सम के फंक्शंस है, एक ही नाम के हैं, पर क्या है, उनके पैरामीटर चेंज होने की वजह से उनका काम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने दो पैरामीटर्स को आर्गुमेंट पास किए तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा वो जावा। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग मेरे ख्याल से है नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हो भी सकती है। पर मैंने जैसे ही कहा कि भाई ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको कहाँ मिलेगी? जावा के अंदर मिलेगी। जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। ये देखो, ये रहा, जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ये प्रोटोटाइप के तरीके को यूज करती है, तो इसका अपना स्टाइल है। अगर मैं आपको एमडीएन डॉक्स पे लेके जाऊं, जावास्क्रिप्ट, तो अगर आप वहां पर भी देखोगे, ये भी एमडीएन डॉक्स मतलब कि ये बाइबल है, ये
जावास्क्रिप्ट की बाइबल है। मतलब जावास्क्रिप्ट की कोई भी लैंग्वेज और कोई भी फीचर के बारे में जानना हो इन डिटेल तो आपको MTN डॉक्स पे जाके मिलेगा। ये देखो, जावास्क्रिप्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब डिफरेंट मैक पे भी काम कर सकती है, विंडोज पे भी कर सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अभी 2015 में हुई थी, पर ये क्या है, प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ लिखा नहीं हुआ पर मैंने कहीं पढ़ा था, यहाँ पर इसी वेबसाइट में पढ़ा था। अब इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि बंदा ढूंढने से भी नहीं मिलती है, और इसको यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वरना आपको एक एक चीज यहाँ पर मिल जाती है, पर ढूंढना बड़ा अजाब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये देखो, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। मल्टी पैराडाइम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, इसके अंदर ओप्स के तरह तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर एक पैराडाइम नहीं है, मल्टीपल पैराडाइम्स है। और डायनेमिक लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे, सिंगल थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्या चीज है। ठीक है, मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है हनीफ? सर थोड़ी थोड़ी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये इजी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने लिख रखा है कि व्हाट डज इट मीन बाय इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास सिंपल, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में इसको इंस्टेंस बोला जाता है, ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, इंस्टेंस भी बोला जाता है, कि ये इस क्लास का इंस्टेंस है। ये इस क्लास का इंस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस क्लास का इंस्टेंस है। तो ये ओप्स की लैंग्वेज है। ठीक है, क्लास खुद में क्या है, टेम्पलेट है। जैसे कि हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर देखा था, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक टेम्पलेट है। तो क्लास भी एक टेम्पलेट ही है, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिफाइन कर देती है, जो भी ऑब्जेक्ट उससे बनेंगे उसके अंदर होंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो पूछ लो, क्लास हमारी एंड हो चुकी है। सर जी ये हनीफ, दोनों लेक्चर बड़े मुश्किल थे, पिछला वाला भाई प्रोटोटाइप वाला और एडवांस की ये। चीज है ना। प्रोटोटाइप इजी, आप इसको एक बार दो बार देखो, प्रोटोटाइप समझ में आ गया तो ये तो क्लास तो वैसे भी सिंथेटिक शुगर है उसके ऊपर। आपका मसला नहीं होगा, प्रोटोटाइप को अच्छे से समझो पहले, मेरे लेक्चर को एक दो बार देखो, क्योंकि मैंने इतना आसान करके इसके अंदर समझाया हुआ है, तो आप नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। मैंने पूरा यूट्यूब छांट मारा है, वहाँ थोड़े बड़े मुश्किल तरीकों से पढ़ाया जा रहा है, मुश्किल टर्म्स को यूज किया जाता है। तो मैंने तो बिल्कुल एक एक चीज को सिंपल तरीके से बताया हुआ। तो आप प्रोटोटाइप को देखो, कुछ भी नहीं है प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस का एक तरीका है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, उसके पीछे कोई ना कोई उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता ही होता है, जहां से वो चीजें उठा रहा होता है। जैसे कि अरे आप बना रहे हो, अरे के साथ आप पुश और पॉप यूज करिए, कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जावास्क्रिप्ट ने आपको फंक्शनैलिटी दी हुई है प्रोटोटाइप के अंदर, वो सारे फंक्शन उसके अरे के प्रोटोटाइप में डाले हुए हैं, ताकि आप अरे जब भी बनाओ, अरे का ऑब्जेक्ट जब भी बनाओ, उसके साथ आप उसको यूज कर सकते। जी, कोई सवाल? और सर चले ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, इसको अच्छे से पढ़े, ये आगे भी आपको काम आएंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मैंने पढ़ाई ना, अगर आप किसी और लैंग्वेज शिफ्ट करते हो, जैसे कि जावा हो गई, PHP हो गई, आपको वहां पर बड़े काम आएंगे। आपको वहां पर ये चीजें याद आएंगी कि हमने ये पढ़ा था यार। क्योंकि बच्चों को इजी समझ में नहीं आता ये ऊप्स क्या है, ये यकीन करो इतना मुश्किल इनको कॉन्सेप्ट लगता है। बस वो पढ़ाने वाला समझाने वाला अच्छा हो ना, तो बच्चों को एक बार में भी समझ में आ जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।